नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। एसआईआर का मामला हमारे देश में चल रहा है और एसआईआर का मामला बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। राहुल गांधी यात्राएं कर रहे हैं और दुनिया भर का प्रोपोगेशन देश में चल रहा है। लेकिन इस एसआईआर के मामले में तो बोकस है, मतलब ये कुछ चलने वाला नहीं है। बिहार को बेवकूफ समझना अच्छी बात नहीं है। बिहार के लोग रिएक्शन करना शुरू कर दिए हैं और कुछ तुच्छ भैया नेता योगेंद्र यादव जैसे उन्होंने उनको सिर्फ आलोचना इंस्टीट्यूशंस की करनी, जिन लोगों ने इंस्टीट्यूशंस पर आलोचना करनी थी उन्होंने शुरू भी कर दी। इंस्टीट्यूशन खराब करके देश में माहौल बिगाड़ना और माहौल बिगाड़ कर, लेकिन उसका परिणाम ये भी हो सकता है कि ज्यादा माहौल बिना बिगाड़ दिया और इमरजेंसी लगानी पड़ी। वैसे भी अब अगले 20 साल ही भारत में डेमोक्रेसी, ऐसा दिख रहा है कि डेमोक्रेसी की आयु अब 20 साल रह गई है। बहुत डेमोक्रेसी की आयु नहीं रह गई है। ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी अगर बिगाड़ देते हैं माहौल और देश में ये सारे अपोजिशन चुनाव आयोग को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर या बाकी को लेकर, क्योंकि हमारे देश में जाने अनजाने में ही लोग भले ही सुप्रीम कोर्ट पर हमला करें, इंस्टीट्यूशंस पर हमला करें, चुनाव आयोग पर हमला करें, सीएजी पर हमला करें, ये जो हमलावर हैं वो हमले लगातार कर रहे हैं। इनको बदनाम करके देश के स्ट्रक्चर को बिगाड़ देना देश के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। और ऐसे लोगों को देशद्रोही की कैटेगरी में लाया जा सकता है, क्योंकि ये गृहयुद्ध की तरफ भी ले जा सकता है मामला। लेकिन सरकार भी मतलब अड़ी हुई है मोदी जी के नेतृत्व में, मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो किसी स्टेज पर भी टॉलरेट करने को तैयार हैं या किसी बात पर टॉलरेट करने को तैयार है। अब एक विषय देश में बहुत भयंकर है। अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक जेल में रहे, हेमंत सोरेन जेल में रहे, तमाम मंत्री वो वी सेंथिल और वो तमिलनाडु के मंत्री जेल में हैं और जेल में होने के बावजूद मंत्री हैं। मनीष सिसोदिया जेल में होने के बावजूद मंत्री थे। या फिर वो जैन जेल में रहने के बावजूद मंत्री थे। ऐसे तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री जो अपने पदों पर हैं, वो जेल में हैं लेकिन वो अपने पद पर हैं। क्या जेल से सरकार चला रहे हैं? अब इस विषय पर जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तो देश भर में एक बड़ा हंगामा हुआ था और अभी सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात की बात हुई थी कि क्या कोई जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री रह सकता है। आपको याद होगा कि उस समय सुप्रीम कोर्ट उस तरफ घूम गया था, लेकिन बाद में वो यू टर्न हो गया। उस विषय पर चर्चा होनी बंद हो गई या उस विषय को आगे नहीं बढ़ाया गया। लेकिन सरकार ने वो विषय पकड़ लिया। मोटा भाई, आज 130वां 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने वाले हैं। मैं बताऊंगा कि आखिर इस अमेंडमेंट से इन जेल में रहते हुए लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके अलावा कितनी ज्यादा सतर्कता इसके मिसयूज की करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कानून अच्छे के लिए होता है वो बुरा भी कर सकता है। जिसका यूज है उसका मिस यूज भी है। चाकू अगर सब्जी काट सकता है तो हाथ भी काट सकता है। इसलिए वो सोचने की बात है, वो समझने की बात है। देखिए, संशोधन करने वाली है सरकार। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में संशोधन लाई है, लाने को है, या यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स को लेकर कुछ संशोधन आने को है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है आर्टिकल 75 का, आर्टिकल 75 का संशोधन, आर्टिकल 174 का संशोधन। और मजे की बात यह है कि इन संशोधनों में उन्होंने बाकियों को भी शामिल कर लिया है। बाकियों को शामिल करने से मतलब उनका ये, मेरा ये है कि इसमें आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 239 कैपिटल डबल ए दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है, 139 डबल ए 164 राज्यों के लिए है और 75 केंद्र के लिए। मजे की बात यह है कि सरकार जो संशोधन लाने जा रही है उसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भी शामिल है। और जो राज्य के लिए संशोधन है उसमें राज्य का मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री भी शामिल हैं। जो यूनियन टेरिटरीज के लिए है 139 डबल ए, उसमें दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और मुख्यमंत्री सब शामिल हैं। इस संशोधन में से इतना हंगामा देश में होने वाला है क्योंकि लगातार लोग सीबीआई, ईडी और पता नहीं क्या क्या, और ये केंद्र के हाथ में है, तो निश्चित तौर से इस पर सवाल खड़े करेंगे। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान देने वाली ये है कि राज्य सरकार के पास भी पुलिस होती है और राज्य में भी मुकदमे होते हैं, तो वो भी एक बड़ा विषय है। जुडिशरी का रोल बढ़ने वाला है, इसके अतिरिक्त पुलिस का रोल बढ़ने वाला है।
कानूनों के संशोधन की और आवश्यकता पड़ेगी। हो सकता है कि केंद्र सरकार ये सारे संशोधन साथ में लेकर आए, लेकिन अभी तक की जो सूचना है उसके अनुसार आर्टिकल 75, 164 और 239 शामिल है, जिसमें कि अगर कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री या किसी भी प्रकार का मंत्रिपरिषद का कोई भी व्यक्ति जेल जाता है और लगातार 30 दिन तक उसकी जमानत नहीं होती, लगातार 30 दिनों तक अगर वो जेल में रहता है, तो उसको अपना पद छोड़ना होगा। और इवन छोड़ना नहीं होगा, अगर केंद्र के मंत्री की बात आती है तो प्रधानमंत्री की कंसेंट से उसको तुरंत हटाया जा सकता है। अगर प्रधानमंत्री 30 दिन के अंदर कंसेंट नहीं देता, मतलब 30 दिन के अंदर कंसेंट नहीं देता, तो 31वें दिन मंत्री स्वयं पदच्युत माना जाएगा। वो पद, मतलब उसका उसका मान लिया जाएगा कि वो हटा दिया गया है, वो अब पद पर नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री भी अगर इस प्रकार जेल में रहता है तो फिर राष्ट्रपति से संस्तुति ली जाएगी। राष्ट्रपति 30 दिन के अंदर अगर संस्तुति नहीं देता तो वो भी अपने पद से हटा माना जाएगा। और यही प्रक्रिया नीचे राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए है और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और मुख्यमंत्रियों के लिए है। यानी कि 30 दिन की मैक्सिमम टाइम अब ये संशोधन देने वाला है। ये कह रहा है कि इनएलिजिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के व्यक्ति की वैलिडिटी कब तक है, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। डिस्क्वालिफिकेशन ये है कि 30 दिन जेल में लगातार अगर रहता है तो उसको हटा दिया जाएगा और वो अपने आप स्वतः हट जाएगा। अब देखने की बात यह है कि इसको अगर विद्वेष की भावना से खेला जाए, केंद्र खेले या राज्य खेले या राज्य सरकार खेले या केंद्र शासित प्रदेश खेले, तो बड़ा भारी समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को सिस्टम नहीं निकलने देता, कोर्ट अनुमति नहीं देती, तो फिर ऐसी परिस्थितियों में उसका जो आगे का मैकेनिज्म है वो जानना जरूरी है। मैं समझता हूं कि जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है तो बीएनएसएस का 183, मैं एक बार उसको बताता हूं। जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू होती है वैसे ही गिरफ्तारी हो जाती है। आप पुराना कानून अगर हम देखेंगे तो 163, 167 में प्रक्रिया ये थी, धारा 167 सीआरपीसी में, जो कि अब 193 बीएनएसएस हो गई है। 100, वो 187 बीएनएसएस, सॉरी, 167 अब 187 हो गई है। 167 या 187 बीएनएसएस की ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस, जिसमें लाने ले जाने का टाइम शामिल नहीं है, केवल 24 घंटे अपने पास रख सकती है। 24 घंटे के अंदर वो जितनी इन्वेस्टिगेशन करनी है वो कर लें। 24 घंटे के अंदर ही उनको मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करवाना पड़ता है। अब मैजिस्ट्रेट के सामने जब उपस्थित करवाया तो मैजिस्ट्रेट पर दो चीजें सामने वहां लागू होती। एक तो बेल मांगेगा, जिसकी गिरफ्तारी हुई वो बेल मांगेगा, कहेगा मुझे बेल दे दीजिए। और पुलिस कहेगी हमें और इन्वेस्टिगेशन करना है, 24 घंटे में पूरा नहीं कर पाए हैं, इसलिए हमको रिमांड दे दीजिए। जनरली कोर्ट दोनों में से एक डिसाइड करता है, तो बेल ग्रांट करता है या रिमांड देता है। और तीसरा विषय भी होता है, ना बेल देता है ना रिमांड देता है, और कहता है जुडिशियल कस्टडी ले लीजिए और इनसे वार्ता कर लीजिए। क्योंकि रिमांड मैक्सिमम 15 दिन की ही हो सकती है, तो 15 दिन तक आप उससे वार्ता कर लीजिए। और फिर उसके अतिरिक्त वो जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है 60 दिन के लिए, आप 60 दिन जुडिशियल कस्टडी में बात कर लीजिए। सवाल यहाँ पर जो पैदा हो रहे हैं वो ये पैदा हो रहे हैं कि उस समय अगर उसने बेल ना दी तो। अब बेल ना देना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। मजे की बात यह है कि जब मिनिस्टर गिरफ्तार होगा तो वह एमपी एमएलए कोर्ट के सामने जाएगा। एमपी एमएलए कोर्ट में क्या ये प्रक्रिया शामिल की जाए कि उसमें सीनियर मोस्ट जजेस बिठाए जाएं? हालांकि बिठाए जाते हैं। क्या इसमें और लाइबिलिटी बनेगी? क्या और इसके नियम कड़े होंगे कि भाई बेल इन इन मामलों में ग्रांट की जा सकती है? हालांकि इस विषय पर कहा यह गया है, जो संशोधन आ रहा है वो ये है कि 5 साल से ऊपर वाले जो जो मुकदमे हैं, यानी कि जिनमें 5 साल से ज्यादा की सजा होने वाली है, उन केसेस पर यह लागू होगा। अब प्रीडिकेट ऑफेंस जो करते हैं, ये जो ईडी वाले केसेस और लंबी प्रक्रिया वाले, सीबीआई के जो केसेस है लंबी प्रक्रिया वाले, इन केसेस का क्या होगा? मैं समझता हूं कि सीआरपीसी के तहत या जो अब आज बीएनएसएस बन गया है उसके 187 की प्रक्रिया को खास तौर से मंत्रियों के लिए और पुख्ता करना पड़ेगा।
इसके अतिरिक्त जो चार्जशीट जमा होती है, हम पहले 173 में चार्जशीट जमा करवाते थे, अभी बीएनएसएस के 193 में वो चार्जशीट जमा होती है। तो चार्जशीट जो जमा होगी उस पर कॉग्निजेंस लेने के लिए ज्यादा बुद्धि लगानी पड़ेगी, ज्यादा उसकी प्रक्रिया जटिल करनी पड़ेगी कि अगर ये विषय और बनते हैं तभी ऐसा होगा, प्रिडिकेट्स ऑफेंसेस में ऐसा होगा। हालांकि अभी उन्होंने केवल 5 साल की कंडीशन लगाई, लेकिन मैं मानता हूं कि ये विपक्षियों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा। विपक्षियों के जो लीगल फ्रेटर्निटी हैं उन्होंने स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए हैं। बिल को आने दीजिए, मुझे लगता है कि एसआईआर भूलकर अब ये इस बिल पर ही सारा सारा सिस्टम डिपेंड करने वाला है। आगे का समय इसी बिल पर चलने वाला है, क्योंकि गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि केजरीवाल कहेंगे कि भाई मेरी तो गलत हुई, तो वो शुरू से कह रहे गलत करी थी। जबकि केजरीवाल का केस ऑन अभी सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने बेल डिसमिस करने से मना कर दी थी। एक चीज यहां पर और ध्यान देने की है कि पुलिस केवल गिरफ्तार कर सकती है, मुकदमा लगा सकती है, पुलिस केवल या कोई भी एजेंसी केवल एविडेंस इकट्ठे कर सकती है। सारा सारा जो जिम्मा है वो कोर्ट का है कि वो बेल देता है कि नहीं देता है। तो क्या उसकी प्रक्रिया में अब नए नए कानून एंट्री करने पड़ेंगे या और फ्लैक्सिबल रिलैक्सिबल करना पड़ेगा, या क्या करेंगे, ये तो बिल आने के बाद पता लगेगा। लेकिन मेरा मानना बिल्कुल साफ है कि हंगामा, बड़े लेवल पर हंगामा होना स्वाभाविक है। और अब मुझे लगता है कुछ दिन इसी मामले पर हंगामा होने वाला है कि 30 दिन तक जेल का मतलब, या 30 दिन तक कस्टडी का मतलब मुख्यमंत्री का हट जाना। मतलब ये है, वो कहेंगे कि अगर राज्य का मुख्यमंत्री हटाना है तो आप प्रीडिकेट ऑफेंस लगाएंगे, उसको गिरफ्तार कर लेंगे। हालांकि एक चीज ध्यान रखने की बात है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को गिरफ्तार करने से पहले प्रोसिक्यूशन सैंक्शन होना जरूरी है, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने से पहले सैंक्शन होना जरूरी है। लेकिन और अभी सुप्रीम कोर्ट खुद एआर अंतुले वर्सेस आर एस नायक के केस में, जबकि मुख्यमंत्री के खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुई थी, सैंक्शन चूंकि मुख्यमंत्री ही करता है, इसलिए उन्होंने कहा था क्रिमिनल केसेस में जो काम आपकी ऑफिशियल ड्यूटी का नहीं है। ऑफिशियल ड्यूटी का काम क्या है कि भाई प्रोग्रेस करो, देश का नाम रोशन करो, देश को आगे बढ़ाओ। लेकिन करप्शन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो प्रोफेशनल ड्यूटी नहीं है। प्री ऑफेंस यानी कि ईडी के मामले उसमें नहीं आएंगे। ऐसी परिस्थिति में मुकदमा चलाने के लिए कोई सैंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो निश्चित तौर से सब चिल्लाएंगे कि मुख्यमंत्री को अगर बदलना है तो केंद्र सरकार ईडी पीछे लगा देगी, गिरफ्तार कर लेगी, केजरीवाल की तरह साल 2 साल अंदर कर देगी और फिर मुख्यमंत्री बदलती रहेंगी। यही काम राज्य सरकार भी कर सकती है। तो अब नए नए चैलेंजेस इस विषय पर आने वाले हैं। इन चैलेंजेस को कैसे निपटेगी सरकार और कैसे क्या रिएक्शन होगा देश का, लोगों का, आम आदमी का क्या रिएक्शन होगा, इस पर मुझे लगता है कि हम सभी को कुछ नया हंगामा देखने को मिलेगा। सरकारी कर्मचारी सब खुश होंगे, क्योंकि सरकारी कर्मचारी कुछ समय के लिए ही अंदर जाता है तो उसकी नौकरी चली जाती है। तो फिर पॉलिटिशियंस के, मंत्रियों के, वो भी सरकारी कर्मचारी ही की तरह काम करते हैं, उनके लिए 31 दिन 30 दिन क्यों? ये बहुत सारे एनामलीज खुलने वाली है, बहुत सारा पिटारा खुलने वाला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस समय जो हियरिंग चल रही है, वो हियरिंग तमिलनाडु के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तमिलनाडु गवर्नर के, या गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के मामले में चल रहा है। और मैं सुन रहा था उसमें बहुत बड़ा पिटारा खुलकर सामने आया है, बहुत बड़ा पिटारा। कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग से लेकर डॉक्टर अम्बेडकर और सब इस समय खोले जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये जो रेफरेंस प्रेसिडेंट ने भेजा है, इसमें बहुत बड़ा हंगामा, बहुत कानूनी प्रक्रियाएं, बहुत कुछ खुलकर सामने आने वाला है। राहुल गांधी का वो बयान जिसमें वो कहते हैं राज्य से मिलकर देश बना है, वो सारे बयानों की यहाँ एनालिसिस होने वाली है। क्या होगा परिणाम वो देखेंगे। शाम को मैं उस पर अपडेट करूंगा कि दिन भर क्या हुआ, क्योंकि अभी प्रोसीडिंग चल ही रही है। दिन भर क्या हुआ उसको लेकर हम समराइज करेंगे, उसके लिए इंतजार करना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।